कल आपने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को पढ़ा था। 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स की बात वहां पर हुई थी, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। मैच्योर एंथर जब हो जाएगा तो कितनी वॉल लेयर बचेगी? 2। कौन कौन सी, क्वेश्चन पूरा सुनिए, कौन कौन सी डी जनरेट हो जाएगी? समझ पा रहे बेटा आप? तो यहाँ आप ये बात याद रखिएगा। ये लाइट का जला कि नहीं देखिएगा, जल रही है वहां से? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो। आज हम डेवलपमेंट ऑफ एंथर पे बात करेंगे बेटा। जब पहली बार एंथर बनता है तो थैलेमस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल का एक मास तैयार होता है बेटा, जो एपिडर्मिस से सराउंडेड होता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। एपिडर्मिस है। क्या बात हो गई? अच्छा, ले लो बेटा, और आराम से। धीरे धीरे यही स्ट्रक्चर जब मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट होती है, पैरेन्काइमा में डेवलप होती है, तो जल्दी ही ये स्ट्रक्चर टेट्रागोनल हो जाती है। और यहां बाहर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से सराउंडेड ये स्ट्रक्चर परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई और टेट्रागोनल हो रही है। जस्ट बिलो एपिडर्मिस जो सेल्स होती है उनको हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मिस के नाम से पुकारा जाता है। इसी हाइपोडर्मिस की सेल में से चारों कॉर्नर की 4 सेल, इसी हाइपोडर्मल सेल में से चारों कॉर्नर की 4 सेल एनलार्ज हो जाती है। कलर डार्क हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। डेंस का मतलब गाढ़ा। हाइपोडर्मल रीजन में से चारों कॉर्नर पे चार सेल एनलार्ज हो जाती है। साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। इस सेल को आप आर्किस्पोरियल सेल के नाम से पुकारते हैं। मुझे जल्दी बताइए
क्या आर्किस्पोरियल सेल हाइपोडर्मल ओरिजिन की है? एपिडर्मिस तो ऑलरेडी वहां पर है। हाइपोडर्मल सेल होती है आर्किस्पोरियल सेल, और ये सेल जो बिलो एपिडर्मिस में चारों कॉर्नर की सेल थी उनमें से है, और इन्होंने एनलार्ज हुआ, साइटोप्लाज्म डेंस हुआ, कलर स्लाइटली डार्क नजर आता है, अलग से दिखती है, आर्किस्पोरियल सेल। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहे हैं। आप लोगों ने, सब बच्चों ने पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन पढ़े होंगे। बहुत बढ़िया। पेरिक्लाइनल डिवीजन, यहाँ पर जो एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहा जाता है। जिस एक्सिस पे कोई भी चीज रखी उसके पैरेलली डिवाइड हो जाए। जैसे बोतल का ढक्कन दीजिए, यहां ये बोतल इस तरह से, ढक्कन को मैं ऐसे रख देता हूं आपके लिए। ये वाला इसका एक्सिस है, आप देख पा रहे हैं ना इसको किस प्लेन में रखा हुआ है ये। अब मैंने एक निडल लिया, और निडल लेकर, ये तो देखो इसकी बाहर वाली बाउंड्री है बेटा, निडल लेके इसके थोड़ा सा अंदर पूरा डीप पेनिट्रेट कर दिया और गोल घुमा दिया। मतलब आपके लिए तो पूरा अंदर से ऐसे घूम रहा है। कुछ इमेज बन पा रही है क्या? मैंने एक निडल लिया, पूरा थोड़ा सा बाउंड्री से अंदर, पूरा डीप अंदर पेनिट्रेट किया और ऐसे गोल घुमा दिया अंदर की तरफ। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो सेल इधर डिवाइड होगी, अंदर डिवाइड होगी, होगी या नहीं होगी भाई? अगर ऐसा हो रहा है, ये इमेज बन पा रही कि नहीं भाई? दोबारा फिर देखिएगा। आपको मैंने कहा कि मैंने इसका, ये तो बाउंड्री है बाहर वाली, थोड़ा अंदर ले जाके, जहां अंदर ही तो है ना आर्किस्पोरियल सेल, डीप ऐसे निडल डाला और ऐसे 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 गोल घुमाया। मतलब इस तरह से सेल को डिवाइड कर रहा हूं। जब सेल ऐसे डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन अंदर होगा और बाहर होगा। इमेज बन रही ना आपको? इसका मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन जहां भी होगा वहां डायमीटर बढ़ेगा। अरे यार, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो वहां पर क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगा। क्योंकि आपने क्या किया, ऐसे डिवाइड किया, इस प्लेन में रखा है ना ये, तो इसी प्लेन में मैंने यहाँ पर ऐसे डाला और ऐसे गोल घुमा दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिवीजन हो रहा है। अगर ऐसे कट हो रहा है तो सेल अंदर बढ़ रही है, बाहर बढ़ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस डिवीजन को आप पेरिक्लाइनल। अगर मैं इसी को, इसी सेल्स को, जो सेल यहाँ पर है, ऐसे काटता एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता? ऊपर बढ़ता, नीचे बढ़ता। अरे नहीं बढ़ रही है की बात? तो ये यहाँ पर हाइट बढ़ाता। तो अगर इस तरह से कट करूंगा तो एंटीक्लाइनल हो जाएगा। समझ पा रहे बेटा? सेल्स का ग्रुप है, आप इस तरह से मानिएगा। और सेल्स का ग्रुप अगर आप ऐसे कट करते हो तो अंदर और बाहर सेल बढ़ती है, और अगर ऐसे कट करते हो तो ऊपर और नीचे सेल बढ़ती है। तो जब ऊपर और नीचे सेल बढ़ती है तो उसको एंटीक्लाइनल कहेंगे, और जब बाहर और अंदर बढ़ेगी तो पेरिक्लाइनल कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। और पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद यहाँ मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, आपको इमेज बन जाएगी। यहाँ देखिएगा आप, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमारे पास है, और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ये एपिडर्मिस से सराउंडेड है, सब जानते ही हैं। ये लीजिए, और आर्किस्पोरियल सेल ये रही आर्किस्पोरियल सेल। अब कट करें बेटा इसको, देखिए इधर आपके लिए ये मैंने इससे अंदर, ये पहला कट, इमेज बन रही है। तो यहां पर ये दो सेल बन गई। इसी तरह से इसको कट करूंगा तो दो सेल बन जाएगी, इसको कट करूंगा तो दो सेल बन जाएगी, इसको कट करूंगा दो सेल बन जाएगी। आपके लिए तो हमने ऐसे गोल घुमा दिया। ठीक बात है। तो यहाँ पर दो सेल बन रही है, बाहर और अंदर की तरफ बन रही है। जो बाहर वाली सेल होती है उसको आप प्राइमरी पैरिएटल सेल के नाम से पुकारते हो।
और जो अंदर वाली सेल होती है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हो। इधर लिखते हैं इस तरफ ताकि आसान हो जाए। हाँ, ये वाली सेल जो कि ये वाली सेल जो कि प्राइमरी पैरिएटल सेल होगी बेटा, और अंदर जो सेल है उसे आप प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से पुकारेंगे। अब इस प्राइमरी पैरिएटल सेल के अंदर कई सारे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन हुए, और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी पैरिएटल सेल यहां पर आपको डेवलप करती नजर आएगी एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिडम। समझ पा रहे हैं आप? ये सब यहां पर बन रहे हैं। ये कौन सी सेल बना रही है? प्राइमरी पैरेटल सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल कहां से आई? आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल कहां से आई? हाइपोडर्मिस से। और ये हाइपोडर्मिस कब बनी? जब थैलेमस पर मेरिस्टेमेटिक सेल का पेपिला तैयार हुआ, उसमें जो एपिडर्मिस के बिलो जो सेल होती है उसी को आप हाइपोडर्मिस कहते हो। अरे समझ पा रहे हैं क्या? एपिडर्मिस तो ऑलरेडी कवर्ड थी ना बेटा यहाँ पर, और उसके जस्ट बिलो जो सेल हुआ करती थी उन्हीं को आपने किस नाम से पुकारा? हाइपोडर्मिस के नाम से पुकारा, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस कहलाता है। सेकंड स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस आपको ये रही, और हाइपोडर्मिस ये रही। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यहां पर है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी कई सारे माइटोसिस करेगी, और कई सारे माइटोसिस करके ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। याद कीजिए कल स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि आपको स्पोरेंजिया में देखने को मिले थे, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चलकर स्पोर मदर सेल बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको पॉलन मदर सेल कहते हैं। प्लॉइडी बोलो, टू यहां सब आर्किस्पोरियल सेल की प्लॉइडी बोलो, टू प्राइमरी पैरेटल सेल की प्लॉइडी बोलो, टू इसकी प्लॉइडी बोलो, टू इन सब की प्लॉइडी बोलो, टू एन, लेकिन इसका ये आगे जाके पॉलीप्लॉइड भी हो जाती है। ठीक बात है। एंडोथीशियम कितनी लेयर होती है? मिडिल लेयर 1 2 3, टैपिटम 1। क्या ये 3 to 5 लेयर स्ट्रक्चर बनी है? सही है। एनसीईआरटी रीडिंग बस आज के बाद शुरू कर दो, आज पूरा मेल कंप्लीट हो जाएगा। हा? अभी मैं बताता हूँ बेटा, सब चिंता मत कर। आज हमारा मेल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो सब आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। नया पढ़ना है, पुराना नहीं। आप पुराने एनसीईआरटी में वो ढूंढ रहे होंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहां थोड़ी मिलेगा। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा। आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अभी नहीं तो बाद में आएगा।
पलट दे पत्ता। ओ हो। क्वेश्चन आ रहा है, चार ऑप्शन सुनेंगे, आंसर देंगे। गिवन में से कौन सी एक लेयर आर्किस्पोरियल नेचर की नहीं होती है? एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, एपिडर्मिस। वो आर्किस्पोरियल नेचर की नहीं है, क्योंकि वो आर्किस्पोरियल सेल से नहीं बनी। गिवन में से कौन सी एक लेयर आर्किस्पोरियल नेचर की नहीं है? तो एपिडर्मिस आपका आंसर होगा, क्योंकि वो नॉन आर्किस्पोरियल है। उसके फॉर्मेशन में आर्किस्पोरियल सेल ने पार्ट नहीं किया, वो ऑलरेडी थी बेटा। है? इसमें क्या समझने वाली बात है? गिवन में से कौन सी एक लेयर नॉन आर्किस्पोरियल नेचर की है, जो आर्किस्पोरियल सेल से डेवलप नहीं हुई? फिर और क्या कह रहे हैं? समझिए बात को। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओहो, रफ्तार बढ़ाइए बच्चों, रफ्तार बढ़ाइए। अत्यंत धीमी गति से चल रहे हैं आप, छात्र और छात्राएं। हैं? ब्लैंक वाला इसमें दिखता नहीं है। कॉपी में भी ऐसा ही रहता है यार बेटा यार। अच्छा, हो गया। क्या चीज? हाँ, स्पोरोजेनस टिश्यू बनेंगे, इससे ये तीनों बनेगी। यहाँ इसके साथ मत मिला देना इसको। ये 3 से 5 वॉल लेयर जो बन रही है, ये रही। मैंने ऐसे एरो बना दिया, ये रही बेटा। 3 से 5 गिनती समझ में आ रही है ना? हाँ, तीनों को मिला के बेटा। हैं? 3 से 5 लेयर नहीं समझ में आ रही? देखो बेटा, अगर मैं तीनों को एक एक मानू तो मिनिमम कितनी हो गई? ठीक है। अगर मैं इसको 3 मानू तो फिर 5। तो 3 से 5 ही तो बने ना। जोड़ लिया करो बेटा इतना तो यार। हो गया, आगे चलूं मैं? हाँ, बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देखो इधर। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे ही बने थे। अरे इधर देखो बच्चों, बोर्ड पे बातें मत करो, फिर बोलोगे नहीं आया। यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार हो गए हैं।
इसमें से एक सेल बाहर ले आऊं, ये रही एक सेल सिंगल, क्या इस सेल को मैं यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से पुकार दूं, क्योंकि कैलोस डिपॉजिट हो चुका है, या इसको पॉलन मदर सेल कह दूं, हो सारी सेल्स में रहा है, हम एक सेल को बाहर लाए हैं, होगा सब में जितनी भी स्पोरोजिनस की टिश्यू है, सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। और पोलन मदर सेल भी उसको कहते हैं। प्लोइडी बोलो एन या टू एन, टू एन यहाँ पर हो रहा है। और इसके अंदर यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, और मियोसिस के बाद में यहाँ पर क्या 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। क्या इस तरह से बना हुआ जो माइक्रोस्पोर है, क्या इसको आप यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से पुकारेंगे। सही है बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, और ये सब एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग माइक्रोस्पोर की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड जो अभी आपको दिख रहा है, इस तरह की शेप को आइसोबाइलेट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन इसका शेप अलग अलग हो सकता है, ये आइसोबाइलेट्रल भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, एक पीछे एक पीछे, या कुछ जगह पर ऐसे उल्टा भी रहता है, ऐसे इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, एक ही बात है। समझ पा रहे हैं आप? तो इसको आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल कहते हैं। एक्चुअली माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बनता है तो उसकी शेप 5 तरह से आती है। आइसोबाइलेट्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, लीनियर होता है, डैक्यूसेट टाइप का होता है। ये इस तरह से अलग अलग शेप के यहाँ पर आते हैं। और बेटा आपके लिए तो दो ही जरूरी है, आइसोबाइलेट्रल और टेट्राहेड। आइसोबाइलेट्रल टाइप के जो बनते हैं वो मोनोकोट्स के अंदर बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल बनते हैं वो डाइकोट्स के अंदर बनते हैं। आपको तो ये दो ही याद रखना है। ठीक, क्या माइक्रोस्पोर बन चुका है, और माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से पुकारा जाता है। इसे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं बेटा। यहाँ पर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है, कहां से डेवलप हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हुआ, और मियोसिस के बाद में क्या डेवलप हुआ? क्या उसकी शेप एक जैसी रहती है कि अलग अलग? अलग अलग में अगर आइसोबाइलेट्रल है तो, टेट्राहेड्रल है तो, बस माइक्रोस्पोर डेवलप हो चुका है। और माइक्रोस्पोर का डेवलप होना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोर बन रहा है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। बहुत सिंपल है। अब माइक्रोस्पोर बन चुका है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गया है, उसका डेवलपमेंट होकर अब पोलन ग्रेन तैयार होगा। क्या पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है? तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अब इसके बाद वही डिस्कस करते हैं। एंड माइक्रोस्पोर की प्लोइडी, एंड सबकी प्लोइडी तो नहीं आएगी अब, क्योंकि कौन सा डिवीजन हो चुका है? यहाँ एक पीछे है माइक्रोस्पोर,
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। हर एक सेल, सारी सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही है। हर एक से चार बनेंगे बेटा, बहुत बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे बढ़ू? ये मैंने पहले बता दिया था तो अंडरस्टूड है। अब कैलोस डिपॉजिट होने के बाद हम इसको कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर से। कैलोस वहां डिपॉजिट होगा तो हर एक माइक्रोस्पोर भी अलग अलग हो जाएगा, सब पे एक साथ डेवलप होगी, एक एक करके थोड़ी होगी, है बेटा। कैलेस तो एंजाइम है, वो एंजाइम वो जो ये जो कैलोस यहाँ पर बना है, इसको डिसॉल्व करके चारों माइक्रोस्पोर को अलग अलग करवाने में हेल्प करेगा कैलेस एंजाइम। ठीक है बेटा, हाँ, टैपिटम सिक्रेट करेगा। आगे बढ़ जाओ। छेती पुत्र जल्दी, छेती का मतलब जल्दी होता है। हम्म, है? अब आता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। आर्किस्पोरियल सेल में, अरे यार कहीं करो यार छोरा, आर्किस्पोरियल सेल में स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं है बेटा। आर्किस्पोरियल सेल जो बनती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके पेरियेटल और स्पोरोजिनस सेल बनाती है, वो आगे माइटोसिस करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। एपिडर्मिस में कहा है? हाइपोडर्मिस में है। हाइपोडर्मिस की सेल हुई है मॉडिफाई तो, समझ पा रहे हैं? हाँ, आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, चीजें आसान ही है, सोच सोच के मुश्किल मत करो, ज्यादा विचार कर रहे हैं आप लोग। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, बच्चों बातें नहीं बिल्कुल, या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट। और पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट ही तो है। माइक्रोगैमिटोजेनेसिस की बातें कर रहे हैं हम। अब ध्यान से, माइक्रोस्पोर बन चुका है। माइक्रोस्पोर ये रहा बेटा, माइक्रोस्पोर, आराम से बेटा। माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी बताएंगे आप मुझे? एन, अरे अरे अरे, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी एन है, हैप्लॉइड प्लॉइडी है। अब इस माइक्रोस्पोर में, अब इस माइक्रोस्पोर में बेटा इधर, अब इस माइक्रोस्पोर में अनइक्वल माइटोसिस शुरू हो जाता है। अनइक्वल माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। जब यहां अनइक्वल माइटोसिस होगा तो एक छोटा और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, समझ पा रहे हैं?
छोटे न्यूक्लियस को, बड़े न्यूक्लियस को क्या क्या नाम देते हैं? बड़ा न्यूक्लियस क्या कहलाता है? वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से पुकारा जाएगा, और छोटा वाला जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से पुकारा जाएगा। पढ़े रहे बेटा आप ये। अब यहां पर साइटोकाइनेसिस शुरू हो चुका है, और ये भी किस तरह का होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो चुकी है, और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस जब होगा तो यहां पर एक छोटी और एक बड़ी सेल बनेगी। अपने पास सुविधा है तो यही कर। एक छोटी और एक बड़ी सेल यहां पर बन रही है। जो छोटी सेल है और जो बड़ी सेल है, ये पूरी इधर इधर बोर्ड पे देख लेना, ये पूरी बड़ी सेल है और इससे अटैच ये छोटी सेल है। समझ पा रहे हैं आप? तो जो बड़ी सेल है उसको आप किस नाम से पुकारते हैं? वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल के नाम से पुकारेंगे। न्यूक्लियस को अब मैं सेल कह रहा हूं, समझ रहे हो आप? और ये वाली सेल जनरेटिव सेल कहलाती है। गजब है, बहुत बढ़िया। और अब बेटा यहां से ये जो सेल है इससे डिटेच होना शुरू होती है, अलग हो रही है। लेकिन अलग होते समय ये वाली सेल यहां पर स्पिंडल शेप होती है, अपना शेप बदल रही है, स्पिंडल शेप हो जाएगी। तो यहां ये डिटेच हो रही है, या फिर इसको इस तरह से बता दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए कि डिटेच होते टाइम पर, एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। डिटेच होते टाइम पर ये समझ रहे हैं, धीरे 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 शेप कैसा होता जा रहा है? स्पिंडल। और यहां एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए साहब, ये लीजिए, और यहां ये लीजिए बेटा, स्पिंडल शेप हो जाएगी। और यहां पर ये वाली सेल, जो बाहर वाली सेल है, ये कौन सी है? ट्यूब या वेजिटेटिव सेल है बेटा। और ये वाली सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल है। कितनी सेल स्टेज में आ गया है? 2 सेल स्टेज में। 2 सेल आपको दिख रही है, और ये सेल के अंदर सेल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जनरेटिव सेल ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, वहीं पर है बेटा सेल इनसाइड द सेल। यहां पर आपको ये उसका एग्जाम्पल दिखने को मिल रहा है। कितनी सेल स्टेज आ गई? 2 सेल कौन कौन सी है? एक तो वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। यही है बेटा 2 सेल यहां। ये तब की बात है जब ये एंथर के अंदर है, जब ये वहीं पर है। तो इसका मतलब कि ये अपने घर पे डेवलप कर रहा है। इस तरह का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? क्या पॉलिनेशन हो गया क्या? अब होगा। तो क्या इसको मैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कह दूं क्या बेटा? गजब। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या इन सीटू डेवलपमेंट के नाम से आप इसको पुकार रहे हैं। और इन सीटू या प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में कितनी सेल स्टेज आ गई है? 2 सेल स्टेज आ गई है। 60% एंजियोस्पर्म ऐसा ही करते हैं। अदर 40% में क्या होता है वो भी मैं आपको, 3 सेल हो जाती है, लेकिन 60 में तो यही होता है, 2 सेल स्टेज में यहां पर आ जाता है। और इस तरह से जो 2 सेल स्ट्रक्चर बनती है, इसको पॉलिनेशन के लिए तैयार है। ये स्टेज पॉलिनेशन के लिए तैयार है। इसे आप मैच्योर पॉलन ग्रेन यहां पर कहेंगे। ये मैच्योर पॉलन ग्रेन बन चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से मेल गैमेट डेवलप
तो इसे पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आराम से, पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट यहां पर बन चुका है। यहां पॉलन ग्रेन मैच्योर है, लेकिन मेल गैमेटोफाइट पार्शियल डेवलप्ड है क्योंकि अभी मेल गैमेट्स नहीं बने हैं। तो अब बेटा, अब ये जा रहा है, रुक जाइए रुक जाइए, ठंड रखिए। अब जा रहा है ये उड़कर स्टिग्मा पर। यहां जो डेवलपमेंट हुआ है, ये 2 सेल स्टेज डेवलपमेंट है। अब ये यहां से स्टिग्मा पे आ रहा है, और जब ये स्टिग्मा पे आ रहा है तो फर्दर डेवलपमेंट स्टिग्मा पर ही होगा, यही डेवलप करेगा, फर्दर यही डेवलप हो रहा है। तो अब जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको आप XC2 या फिर बेटा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के नाम से पुकारेंगे। सही है, यही है बेटा। यहाँ पर ये क्या हो चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है और स्टिग्मा पर आ चुका है, और अब इसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये आप बच्चे जो देख रहे हैं, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन यहाँ पर है। थोड़ा सा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हल्का सा और बेटा, हाँ ठीक है। ओए, ये क्या हुआ? ओ, गड़बड़ करवा देगा ये। तो यहाँ भारी पड़ जाता अभी। मैं कह देता कि मैंने बना दिया था। पॉलन ग्रेन आप मैच्योर हो चुके हो। सही है। अब आ जाइए, अब इधर आइए, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन, हाँ, यहां पर आ गया। सही बात है। अब फर्दर डेवलपमेंट यही होगा बेटा। चलिए साहब, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है आइए समझते हैं। ये एक्साइन बेटा, बात नहीं बेटा, बात नहीं, बस यही बात खराब है, चीजें समझिए। जैसे ही ये स्टिग्मा पे पहुंचता है तो यहां पर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, मॉइस्चर शुगर एब्जॉर्प्शन शुरू हो रहा है। और इंटाइन, इंटाइन यहां इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से जब ये स्वेलन होता है तो इंटाइन आउट ग्रोथ करती हुई बाहर की तरफ आती है, और जो स्ट्रक्चर अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको किस नाम से पुकारते हैं? पॉलन ट्यूब के नाम से पुकारते हैं, पॉलन ट्यूब के नाम से पुकारेंगे।
अब यहां पोलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है कि मैं ही गाइड करूंगा। और पीछे की तरफ जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल इसके अंदर जा रही है। ये यहां पर ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और पीछे कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल है। मेरे बच्चों, अब समझ जाओ जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप क्यों हुई थी, ताकि वो ट्यूब में आराम से चली जाए। तो ये यहां पर अब ट्यूब में मूवमेंट कर रही है, और ट्यूब में आते आते यहां पर इसका डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन से बेटा यहां पीछे दो मेल गैमेट बन रहे हैं। कितनी सेल स्टेज आ चुकी है? एक सेल, बेटा इधर देखना बोर्ड पे, एक सेल तो पूरी ये रही, जिसको आप ट्यूब सेल कह रहे हो, जिसका आगे ट्यूब न्यूक्लियस है। इस सेल का न्यूक्लियस है सबसे आगे। और पीछे दो सेल ये रही, जिन्हें आप क्या कह रहे हो? मेल गैमेट कह रहे हो। तो अब यहां पर ये कंडीशन थ्री सेल्ड स्टेज में आ चुकी है। और जब थ्री सेल्ड स्टेज में ये आ जाता है, तो उस केस में ये यहां पर फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहलाता है, या कंप्लीट, फुल्ली या कंप्लीट जो भी आप कहो, कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट यहां पर बन रहा है, क्योंकि मेल गैमेट तैयार हो चुके हैं। यहां एक और माइटोसिस हुआ है, और माइटोसिस से जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमेट तैयार किए हैं। तो अभी तक अगर मैं यहां माइक्रोस्पोर से, अगर मैं माइक्रोस्पोर से चलकर कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट तक पहुंचता हूं, तो एक मियोसिस, माइक्रोस्पोर बनने के लिए एक मियोसिस, और कितने माइटोसिस? दो माइटोसिस हुए हैं, क्योंकि एक माइटोसिस से तो दो सेल बन गई थी, और दूसरे माइटोसिस से मेल गैमेट बन गए हैं। अरे आ रही बात समझ में? तो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए आपको यहाँ एक मियोसिस, दो माइटोसिस चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है साहब, क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर्ड, बात नहीं, ये कुसर पुसर नहीं, फॉर formation of mature pollen grain from microspore mother cell या pollen mother cell। आंसर करो तुरंत, जल्दी बताइए। मियोसिस कितना? एक। माइटोसिस कितना? एक। बस यही कमी है जो हमें दूर करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो रे बच्चों।
बहना नहीं है बेटा। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। How many mitosis and meiosis required for formation of complete developed male gametophyte? कुछ समझ पा रहे हो क्या आप? तो ये दोनों दोनों की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से। तो यहां पर आपका आंसर माइटोसिस, सॉरी मियोसिस बोले तो एक, और माइटोसिस बोले तो दो। समझ? तो यहाँ लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे आगे भी। तुरंत चेप लेंगे। चेपने की रफ्तार अति घातक। घातक की पावर 100 कर दो बेटा। मेल गैमेट्स को माइक्रोगैमेट्स भी कहते हैं, इसलिए इसको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के नाम से भी मैंने पुकारा है। आज पहली बार, बहुत जल्दी। जब मदर प्लेस पे डेवलप होता है तो इन सीटू है, और स्टिग्मा पे डेवलप होता है तो एक्स सीटू है। जो 40% एंजियोस्पर्म बच गए हैं उसमें इन सीटू में ही 3 सेल बन जाती है, मतलब मेल गैमेट यही तैयार हो जाते हैं। वहां जाके तो पोलन ट्यूब बनती है। लेकिन एक बात याद रखना, आपसे अगर पूछे तो आपको तो इन सीटू में 2 सेल ही करना है, क्योंकि आप पहले अच्छा सोचते हैं। अगर एग्जामिनर को कुछ और कहना होगा, लिख के देगा कि हम 40% एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आंसर चला जाएगा। वरना क्वेश्चन में ये मत सोचने बैठ जाना कि ऐसा भी तो होता है। ये भी नहीं करना है, पहले जो मैक्सिमम हो रहा है वो करना है। पत्ता पलटा जा रहा है। ओहो। आगे बढ़िए बेटा।
बिल्कुल बेटा। आगे बढ़िए साहब। हाँ बेटा। हाँ। नहीं नहीं, पहले भी कहेंगे, पहले भी कहेंगे, लेकिन पार्शियल डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट कहेंगे। ये देखो, पार्शियल डेवलप्ड, लेकिन मैच्योर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन उसको कह रहे हैं जो पॉलिनेशन के लिए तैयार है, लेकिन मेल गैमेट नहीं बने हैं, इसलिए पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। मैंने दोनों में डिफरेंस करके समझा दिया है बेटा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है साथ में न्यूक्लियस के। किसमें? वो तो वॉल से अटैच थी बेटा। पहले न्यूक्लियस अलग हुआ था केवल। उसको कैरियो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म है। हाँ। अब साइटोप्लाज्म दोनों ने अपना अपना सेपरेट कर लिया, डिवाइड हो गया। ये XC2 या पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है। बाहर एक एक चीज समझाई है मैंने बोर्ड पे। वो उड़ के स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। अब उसके बाद में डेवलपमेंट हो रहा है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ही इंटाइन बाहर आएगी। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से मॉइस्चर ले रहा है और उससे वहां पर स्वेलिंग होने लग जाएगी, और वो सेलिंग ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलेगी। उसी को तो पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब कहलाती है। पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट में मॉइस्चर, शुगर, बोरॉन, ये सब यहाँ पर एलिमेंट्स चाहिए। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ के मेल गैमेटोफाइट के पास मैक्सिमम कितनी सेल है? 3। लास्ट में 3 ही तो बनी, केवल 3। हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म। गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म। ये पहले भी बोला था मैंने आपसे। हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में। 3 सेल है मैक्सिमम। याद करो उस दिन को जब मैंने आपको थैलो से लेकर एनजीओ तक की बात बताई थी, तो गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा रिड्यूस कहां पर था? एनजीओ। क्यों था आज समझ में आना चाहिए। हो गया बेटा।
कि जानबूझ के धीमी गति से चल रहे हैं, चालाकी ना चलबे। हाँ, क्या का दिक्कत हो रहा है? एक्सी टू पॉलिनेशन, जब पोस्ट पॉलिनेशन हो गया मतलब स्टिग्मा पे आ गया, वहां डेवलप होके थ्री सेल स्टेज में आएगा। कितनी सेल स्टेज में आया उड़ के, या किसी इंसेक्ट के साथ चिपक के? कितनी सेल स्टेज में आया? टू सेल स्टेज में आया। अब स्टिग्मा पे गिर गया, गिरने के बाद उसने एक और पोलन ट्यूब बनाई, पोलन ट्यूब में एक माइटोसिस किया, तो वो जो जनरेटिव सेल थी वो दो मेल गैमेट बना लेगी, तो कितनी सेल हो गई? तो वही तो बन रहा है बेटा। हाँ, काय के लिए दो बार हो रहा है? अरे रे 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 रे, एक्सी टू, एक्सी टू ही तो पॉलिनेशन है। इन सी टू एक्स सी टू का मीनिंग नहीं जानते क्या? जब इसके घर में है तो इन सी टू है, उड़ के यहां चला गया तो एक्स सी टू है, बस। ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नोट करेंगे क्या? कर लो बेटा, जल्दी बेटा। आराम से बेटा, आराम से। नहीं बेटा, ये ब्रायोफाइटा है।
ये टेरिडोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म। नीट का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट या हाईली रिड्यूस्ड? चलिए तो फिर स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन कुछ हो जाए, स्पेशल पॉइंट इनके बारे में हम समझ लेते हैं। एंजियोस्पर्म लिली है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है, टेरिडियम टेरिडोफाइटा है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। ये बात याद रखेंगे आप। प्री का मतलब क्या होता है और पोस्ट का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनेशन होने का तो सवाल ही नहीं है यहाँ। प्री मतलब पॉलिनेशन से पहले क्या हुआ, पोस्ट मतलब पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ। समझा मेरी बात को? प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के पहले जो डेवलपमेंट है वो है। पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के बाद, मतलब पॉलिनेशन हो चुका है, स्टिग्मा पे आ चुका है, अब क्या होगा, क्या बात वो है। पोस्ट का मतलब बाद, प्री का मतलब पहले। फिनेरिया ब्रायोफाइटा, मॉस है यार फिनेरिया। अरे भाई ऐसे कह दो रे, एक बार और कह दो, ये लो। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दो तरह से होता है, इन सीटू और इन सीटू का मीनिंग क्या होता है? आ? अंदर? अरे मदर प्लेस पे, मदर प्लेस पे। अब उसका मदर प्लेस एंथर है। इन सीटू सिर्फ यही यूज करेंगे जरूरी नहीं है। मैं जब आपको इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो इन सीटू कंजर्वेशन कहूंगा। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब मदर प्लेस पे, जहां रह रहे हैं अपने घर में। उसका घर क्या है? एंथरी तो है, वहीं तो पैदा हुआ था रे बेचारा यार। तो जब अपना घर में उसका डेवलपमेंट होता है तो इन सीटू, और घर के बाहर है तो एक्स सीटू। अगर किसी भी स्पीसीज को उसके घर में जरूरत से ज्यादा खतरा आ जाएगा तो मैं उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाऊंगा, तो एक्स सीटू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर जब इन सीटू डेवलपमेंट, मुझे सब बच्चे तुरंत आंसर कीजिए आप, जब इन सीटू डेवलपमेंट होगा तो क्या एंथर के अंदर ही होगा? यहाँ कितनी सेल स्टेज आएगी? बहुत गजब। ये जो टू सेल स्टेज है ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है, पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। और जब ये उड़कर कहां पहुंचा, उड़ के, जरूरी नहीं हर बार उड़ के ही जाए, इंसेक्ट के साथ चिपक के भी जा सकता है। तो ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है वो क्या है? ये और पॉलिनेशन के बाद जब ये यहाँ पहुंचा तो इसने यहाँ पोलन ट्यूब बनाई है। और जब ये यहाँ पर पोलन ट्यूब बना रहा है तो उस केस में बेटा यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हैं पोलन ट्यूब ऐसे अंदर की तरफ जाती है, आगे की तरफ कौन सा न्यूक्लियस है, पीछे की तरफ दो क्या है, मेल गैमेट है। तो यहाँ पर ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस और ये रहे दो एमजी, दो एमजी बोले तो मेल गैमेट है। कितनी सेल स्टेज आ गई है? अब समझ में आ रही है बात? क्या ये थ्री सेल स्टेज में कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है? अब देखो यहां जो हुआ वो पॉलिनेशन के पहले या बाद में? तो इसको मैं क्या कहूंगा? प्री पॉलिनेशन। नहीं समझे के बाद?
यहां जो हो रहा है वो पॉलिनेशन के, तो इसको क्या कहूंगा, पोस्ट पॉलिनेशन। अब तो समझ आ रहा होगा भाई। तो ये प्री पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक बात और, मैं जब हो ही रहा है तो ये भी जोड़ देता हूं कि ये इन वीवो भी होता है और इन विट्रो भी होता है। एक्स2 दोनों ही तरह से होता है। इन वीवो का मतलब जो नेचुरल कंडीशन में हो रहा है, इन विट्रो का मतलब जो लैब में हो रहा है, जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, जो फ्लास्क में हो रहा है, वो यहाँ पर आएगा। तो बताइए, अगर मैं पूरी तरह से बोलूं तो एक्स सी टू इन विवो या इन विट्रो? नेचुरल कंडीशन में तो इन विवो ही हो रहा है ना। हमारे लिए तो इन विवो ही है। अगर उसे कुछ और कहना है, अरे लिख के देगा भाई, लिख के देगा कि लैब में काम कर रहे हैं तो इन विट्रो कहेंगे हम। जब तक वो लिख के ना दे दे, हमारे लिए तो इन विवो ही है। सही है। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट, ये तो समझाने के लिए बताया था। ये गलत बात है यार। इसके नीचे खुद लिख लेना फिर यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज मतलब मैच्योर पॉलिमर पास मतलब यहाँ पर, अरे लिख लोगे ना। यहाँ कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अब मैं पहले आगे चलता हूँ, फिर एक एक स्लाइड पे आप आ जाना। स्पेशल पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी से पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप आराम से नोट कीजिएगा, अच्छा टाइम मिलेगा आपको। स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला आता है ट्रांसलेटर एपरेटस। अरे यार, हर बात आपको पहले से आई जरूरी है क्या? किस लिए पढ़ रहे हैं हम? तो ट्रांसलेटर एपरेटस क्या होता है, आओ समझते हैं बेटा। ये कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलेगा। कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलेगा ट्रांसलेटर एपरेटस। आंकड़ा होता है ये कैलोट्रोपिस, आंख कहते, आंकड़ा कहते, मदार कहते। इसको तोड़ते हैं तो मिल्की जूस निकलता है। गांव में देखा होगा आपने, देखा बेटा? बच्चे ने तोड़ा हुआ है, देखो यहां ट्रांसलेटर एपरेटस में। बच्चों इधर, अब इस वाले लॉब के सारे पोलन ग्रेन्स एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं और लाखों करोड़ों पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। दूसरे वाले लॉब के भी आपस में जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को पॉलिनियम कहा जाता है। पॉलिनियम, सिंगल को पॉलिनियम और दोनों को मिला के कहूं तो पॉलिनिया कहूंगा। ठीक बात बेटा? और ये यहां एक बाई लॉब्ड डिस्क से जुड़ जाते हैं। इस बाई लॉब्ड डिस्क को आप कॉर्पस्कुलम के नाम से पुकारते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो पॉलिनिया तैयार हो गए, लाखों करोड़ों पोलन ग्रेन आपस में फ्यूज होकर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब इधर का फ्यूजन ये रहा बैग और इधर का फ्यूजन ये रहा बैग, पूरा 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 आपस में। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि जब पोलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं तो बीच के स्टेराइल टिश्यू डीजनरेट हो जाते हैं, कल बताया था मैंने। और वो दोनों एक ही लॉब बन जाता है पूरा। और दोनों जब एक ही सेक तैयार हो जाएगा
तो उस केस में वहां पर उस सेक के सारे पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, स्टिकी केमिकल्स हैं, और वहां पर ये इस तरह से बेटा कॉर्पस्कुलम से जुड़ जाते हैं, और कॉर्पस्कुलम भी स्टिकी लेयर से यहाँ पर होती है, इसके ऊपर भी स्टिकी लेयर होती है बेटा, और ये स्टिकी लेयर जब यहाँ पर है तो इसे इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगा, पूरा का पूरा उठ के मतलब इंसेक्ट के साथ चिपक के जाएगा और किसी दूसरे की स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये फायदा क्या रहा, एक तो यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेंगे जहां भी जाएंगे। दूसरा फायदा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इतना भारी हो गया है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर एंथर से टूट के गिरेगा तो फिर नीचे पड़ेगा, स्टिग्मा खुद के प्लांट की स्टिग्मा पे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो गया, और दूसरा फायदा हो गया कि जिस भी स्टिग्मा पे पहुंचेंगे वहां पर सारे पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन एक साथ पहुंचेंगे, तो पॉलिनेशन की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी बेटा। अरे सही है। यहां इस कैलोट्रोपिस के अंदर जो स्टिग्मा और एंथर आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इस तरह से होते हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में आते हैं ये फ्यूज्ड, इसको आप यहां पर गाइनोस्टेजियम कंडीशन कहते हो, गाइनोस्टेजियम कंडीशन। और जब इसको आप फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, कल एपिपिटेलस बताया था, इसको गैनेंड्रस कहते हैं, समझ पा रहे हैं आप? इस कंडीशन को क्या कहेंगे, गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मीनिंग समझ में आ रहा है, गाइनी और एंड्रो, गाइनी और एंड्रो आपस में फ्यूज्ड है, तो कौन सी कंडीशन है, ये थोड़ा थोड़ा मॉर्फोलॉजी की जानकारी दे रहा हूं साथ में, वहां आएगी। एपिपिटेलस का मीनिंग समझ में आ गया था कल, ये गैनेंड्रस कंडीशन क्लियर हो गई। पॉलिनियम क्या है बात समझ में आ रही है, पॉलिनियम, ये दो है तो पॉलिनिया, और एक होता तो क्या कहता, पॉलिनियम। कॉर्पस्कुलम क्या है, डिस्क है, बाइलॉब्ड डिस्क होती है, बाइलॉब्ड डिस्क होती है बेटा, और ये यहां पर इस तरह से स्टिकी लेयर से होती है, और ये इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करेगी बेटा, इससे होगा। तो ट्रांसलेटर एपरेटस क्या है, ये सब बच्चों को क्लियर हो गया। इस टोटल स्ट्रक्चर को किस नाम से पुकारते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस के नाम से। तो ये पूरा का पूरा उड़ के इंसेक्ट के साथ जाएगा, और वहां पर ये एक ही स्टिग्मा पे जाके गिर के बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगा। दूसरा आता है साहब स्पेशल पॉइंट, और वो है एरो एलर्जेंस। पॉलन ग्रेन्स जब हवा में उड़ते हैं, एयर पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम सांस के साथ इनहेल भी कर लेते हैं, तो वो एलर्जी कोज करते हैं बेटा। यहां पर ये ऐसे पॉलर ग्रेन्स क्या कहलाते हैं, एरो एलर्जेंस के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास जिसको कि आप कैरट ग्रास के नाम से पुकारते हो, जिसको कि आप कांग्रेस ग्रास कहते हो, कैरेट ग्रास क्योंकि इसकी लीफ कैरेट लीफ के जैसी होती है, इसका फ्लावर कैरेट फ्लावर की तरह होता है, इसलिए इसको आप कैरेट ग्रास कह रहे हो। कांग्रेस ग्रास क्यों कहा, इसके पीछे यहाँ पर दो तीन बातें बोल देता हूं। वैसे तो ये पार्थेनियम ग्रास हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर वाली है, इसको बाहर से हमारे यहाँ गलती से पहुंच गई थी, ये अनवांटेड सीड्स है बेटा। जब हम कोई कोई डिजायर, जैसे मैंने कहा यार फिलीपींस वालों हाइब्रिड क्रॉप भिजवाओ, तो हाइब्रिड क्रॉप अगर आई तो उसके साथ गलती से कोई दूसरे सीड भी मिलके आ जाए, उसको कहते हैं। तो ये एग्जोटिक है, क्या है बेटा,
जो बाहर से आती वो क्या कहलाती, और जो अपने यहाँ की उसको इंडिजीनस कहते। जो अपने यहाँ की स्पीसीज क्या है, बाहर से आने वाली। तो पार्थेनियम ग्रास क्या है, एक्सोटिक है। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आई, कांग्रेस गवर्नमेंट जिस तरह से उस टाइम पर इंडिया में कांग्रेस फैली, ये भी फैली। और तीसरी बात, ग्रुप में उगती है, ग्रुप में, और ग्रुप में रहने वालों को क्या कहते, कांग्रेस कहते। इसलिए बेटा इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं। एमेरेंथस, चीनोपोडियम, ये प्लांट के नाम है सब। एम्ब्रोसिया, यहां पर साइनाडोन ग्रास, ये सब एरो एलर्जेंस हैं। यहां एम्ब्रोसिया तो है फीवर कोज करता है, ये एक तरह का एलर्जिक फीवर होता है बेटा। इसको है फीवर के नाम से पुकारते हैं, डायरेक्ट नाम याद रखना है। एम्ब्रोसिया के पॉलन ग्रेन कोज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स की एक्साइन में स्पेशल प्रोटीन होते हैं, और ये स्पेशल प्रोटीन्स एलर्जिक नेचर के होते हैं। इसलिए ये पॉलन ग्रेन यहां एलर्जी कोज कर रहे हैं। तो बच्चों आपको यहां पर ये पार्थेनियम ग्रास, एमेरेंथस, चिनोपोडियम, एम्ब्रोसिया, साइनोडोन, ये यहां पर नाम याद रखने हैं। और ये इनके पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं, एरो एलर्जेंस कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। एरो एलर्जन का मीनिंग समझ में आ गया, हवा में उड़कर जब इनहेल हो जाएंगे तो एलर्जी कोज करेंगे भाई, सांस की बीमारियां कर देते हैं। तो जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि जब पॉलिनेशन का सीजन होता है तो घर से कम बाहर निकलो, मास्क पहन के निकलो, क्योंकि उनके लिए तो और भारी पड़ जाएगा, क्योंकि एलर्जी और इंड्यूस हो जाएगी बेटा। आगे चलते हैं, एक और आता है, और वो केस यहां पर मतलब स्पेशल पॉइंट आता है। आजकल रिसेंट फैशन आ चुका है पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप्स का। हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर है, कि वो पॉलन ग्रेन्स जो हनी बी कलेक्टेड होते हैं, बी कलेक्टेड पॉलन ग्रेन कहते हैं। बी कलेक्टेड पॉलन ग्रेन का मतलब ये नहीं है कि हनी बी जिस पॉलन ग्रेन को लेके गई है उसको हम लेंगे। बी कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स का मतलब है कि वो पॉलन ग्रेन, वो फ्लावर जिन पर हनी बी विजिट करती है, जिन फ्लावर पे हनी बी जाती है, उन फ्लावर के पॉलन ग्रेन हमें लेना है। क्योंकि हनी बी तो वैसे ही छांट के जाती है, जो स्पेशल फ्लावर होते हैं उन पर ही पहुंचती है, हर किसी पे नहीं जाती है। तो बी कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स का मीनिंग ये नहीं है कि बी पॉलन ग्रेन लेके आएगी उसको हम लेंगे ना। बी कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स का मीनिंग ये है कि जिन फ्लावर्स पे हनी बी विजिट करती है उन फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन हमें लेना है, जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नेचर के पॉलन ग्रेन होते हैं। तो उन पॉलन ग्रेन को प्रोसेस्ड करके उनसे टैबलेट और सिरप्स बनाई जाती है, और इन टैबलेट और सिरप को स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। बाहर की कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ये टैबलेट्स। पता लगा कि 1 लाख की 10 गोलियां आ रही है, और 1 लाख की 10 गोली में एक गोली 10,000 की पड़ रही है, कि यार 10,000 की एक गोली खाऊंगा, उससे अच्छा तो कुछ और ही, समझ पा रहे हैं, घर का खर्चा चल जाएगा। अगर ऐसा है तो हमारी मेंटलिटी तो इस प्रकार की। तो बाहर एथलीट, पहले क्या होता था कि एथलीट कुछ और चीजें लेते थे स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जो डॉप टेस्ट में पकड़े जाते थे, स्टेरॉइड्स लेते थे, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो डॉप टेस्ट में पकड़े जाते थे। लेकिन अब पॉलन टैबलेट, ये कोई डॉप टेस्ट में कोई इस तरह से इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो एथलीट, रेस हॉर्सेस, जो
ऐसे हॉर्सेस जो रेस में आते हैं उनको भी इस तरह की पॉलन टैबलेट और सिरप दी जाती है। तो ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए, एक तरह से मैं सीधी बात यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट होता है। विटामिन मिनरल से भरपूर है। ये यहाँ पर फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज किया जा रहा है। आपके एनसीईआरटी भी लिख रही है कि रेस हॉर्सेस को, एथलीट्स को पॉलन टैबलेट्स लेते हैं वो लोग, ताकि उससे उनका स्टेमिना बढ़ जाए। विटामिन नेचुरल है तो क्या साइड इफेक्ट होगा इसका? एक और पॉइंट यहां डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप नोट कीजिएगा। पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी, वायबिलिटी का मीनिंग जीने का क्षमता, जीवन क्षमता आप कह दीजिए। जीवन काल तो बेटा स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, क्षमता। कुछ पॉलन ग्रेन, बात नहीं भाई, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जिनमें वायबिलिटी 30 मिनट तक की, आधे घंटे की होती है। मतलब पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकल के बाहर आ गया तो 30 मिनट के अंदर अंदर पॉलिनेशन हो गया तो सही है, वो जर्मिनेट कर जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उस केस में फिर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो वीट, राइस, सोरगम, ये ऐसे हैं जहां पर आपको पॉलन वाइबिलिटी 30 मिनट की ही होती है, आधे घंटे की होती है। बेटा यहां पर बोर्ड पे देखिए, पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होने के अंदर अंदर 30 मिनट के अंदर अगर पहुंचा तो ही जर्मिनेशन है, वरना जर्मिनेशन। जिन प्लांट्स में वायबिलिटी कम होती है उन प्लांट्स में बर्ड पॉलिनेशन होता है। बर्ड पॉलिनेशन का मीनिंग है कि फ्लोरल बर्ड अंदर बंद है, उसी के अंदर पॉलन ग्रेन गिरे और वहीं स्टिग्मा पे पड़ जाए, खुले ही नहीं बर्ड। बर्ड खुलेगी तो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। बर्ड के अंदर ही, बर्ड के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए। इमेज बन रही बेटा आपको? बर्ड पॉलिनेशन, वही पॉलिनेशन हो जाए। अगर ऐसा होगा तो इसमें वहीं का वहीं पॉलन ग्रेन गिरा और वहीं उसका जर्मिनेशन। अगर वो निकल के बाहर आ गया तो फिर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा पे पहुंच पाएगा, तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, इनके अंदर वायबिलिटी कई महीनों तक रहती, फॉर मंथ्स, कई महीनों तक वायबिलिटी रहती है। पॉलन ग्रेन उड़ के कहीं इधर उधर भी पड़ गया कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस अगर वो किसी उड़ने से या किसी भी, जिस भी उसका पॉलिनेशन का सोर्स हो, उससे अगर वो स्टिग्मा पे पहुंचा तो वो जर्मिनेशन कर जाएगा। एक बात सब बच्चे यहां ध्यान से सुन ले, जिनकी वायबिलिटी कम होती है जिन पॉलन ग्रेन्स की, उन पॉलन ग्रेन्स के लिए पॉलन बैंक बनाए जाते हैं। पॉलन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन से बनाए जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना, मेल गैमेट्स को,
बाकी स्पीसीज में मेल गैमेट भी किए जाते हैं। मैं तो यहाँ पॉलन ग्रेन की बात करूंगा क्योंकि पॉलन बैंक की बात कर रहा हूँ। पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना क्या कहलाता है बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और क्रायो का मतलब अति ठंडा है। तो जिन पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी कम है उनके लिए पॉलन बैंक्स बनाओ, उनको स्टोर करके रखो, उन्हें प्रिजर्व करके रखो, तो उसे आप पॉलन बैंक के नाम से पुकारेंगे। और उनको स्टोर किस तरह से किया जा रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन से। तो बच्चों मेरी बातें क्लियर हो गई? आ जाइए यहां पर एक बात आखिरी सुन लीजिए। आज एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिएगा घर पे। पी माहेश्वरी की चर्चा मैंने की थी आपसे, एक बार थोरोली पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल नहीं। ये सब पढ़िएगा, सब चीजें हो चुकी है, सब चीजें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो चल रहे हैं इसमें मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया है। बाइलॉब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। हमने यहाँ पर स्पोरेंजियम की बात भी आपसे की थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दी है, वो वाले डायग्राम मैंने बनाया था बोर्ड पे, ये सब चीजें आपको भी मैंने बता दी है। चिंता की कोई बात नहीं, एक एक लाइन पढ़ो यहाँ से। ये सब चीजें आज हो चुकी हैं। यहाँ आज हम पॉलन टैबलेट की चर्चा भी आपसे कर रहे हैं फ्रॉम इंग्लैंड, देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ ये सब बातें हो गई है। अब यहाँ से शुरुआत अगले एपिसोड में होगी। तो यहां तक आपको पेज नंबर 8, नई एनसीईआरटी है मेरे पास, नए एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 तक आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी। कोई दिक्कत आए तो मेरे से बात करेंगे, ठीक बात है बेटा? तो क्लास में मैंने पढ़ा दिया आपको। हाँ बेटा, क्लास के बाद मिलेंगे। कल आपको डाउट टाइम भी बता दूंगा मैं आज। हाँ जी बेटा। अच्छा, फोटोग्राफी चल रही है क्या इससे पहले भी? ऐसे कैसे बेटा? इधर इधर से दूसरी तरफ से। ये लीजिए, इसका इसका हो गया था। ये लीजिए बेटा, डन डन, यस। बस तो डन, तो डन तो डन। कल 3-4 पॉइंट छोटे छोटे बताने, वो कल बता देंगे। जाओ।